हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे लीगल थ्योरी में। प्रश्न है, न्याय शास्त्र के नैतिक या दार्शनिक स्कूल पर चर्चा करें। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। न्याय शास्त्र के नैतिक या दार्शनिक स्कूल पर चर्चा। इस स्कूल के प्रतिपादकों के अनुसार कानूनी दर्शन नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, ताकि लोगों को एक ईमानदार जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जा सके। नैतिकता का विज्ञान नैतिकता के सिद्धांतों से संबंधित है, जो मनुष्य के आचरण को आकार देता है, जिससे वह सही और गलत के बीच अंतर करने में सक्षम होता है। सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता है। इस स्कूल के अनुसार कानून का उद्देश्य समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना है, और कानूनी प्रतिबंधों को तभी उचित ठहराया जा सकता है जब इस समाज में व्यक्तियों की स्वतंत्रता को बढ़ावा दें। न्यायशास्त्र का नैतिक स्कूल कानून के पहले सिद्धांत को उसी तरह से प्रस्तुत करता है जैसा कि उसे होना चाहिए, और यह न तो ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल अतीत से संबंधित है और न ही विश्लेषणात्मक वर्तमान से, बल्कि कानून के भविष्य से संबंधित है और जैसा कि उसे होना चाहिए। नैतिक न्यायशास्त्र की मुख्य विशेषताएं संक्षेप में इस प्रकार बताई जा सकती हैं। पहला, न्याय की अवधारणा में दार्शनिक या नैतिक तत्व है और कानून के न्याय आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित अवधारणा है। न्याय कानून के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। इस प्रकार कानून न्याय के उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में केवल एक साधन है। दूसरा, न्याय शास्त्र का नैतिक स्कूल इस बात से संबंधित है कि कानून न्याय प्राप्ति के अपने उद्देश्य को किस प्रकार पूरा करता है। तीसरा, यह कानून और न्याय के क्षेत्र के बीच अंतर करने का प्रयास करता है। यह कानूनी अवधारणाओं के नैतिक महत्व को उजागर करने का प्रयास करता है। दार्शनिक स्कूल का नैतिक सिद्धांत कानून को एक ऐसा साधन मानता है जिसके द्वारा व्यक्ति की इच्छा को समुदाय की सामान्य इच्छा के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाता है। न्यायशास्त्र का निकटतम उद्देश्य मानवीय पूर्णता की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करना है। इस प्रकार स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व की पूर्णता के लिए आवश्यक पूर्व आवश्यकों में से एक है। यह इस अर्थ में है कि दार्शनिक न्यायशास्त्र नैतिक और कानूनी दर्शन और नैतिकता के न्यायशास्त्र का सामान्य आधार बन गया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। इनेमुअल कांट 1804 ने अपनी तत्वमीमांसा पद्धति को और विकसित किया और माना कि नैतिकता और कानून एक ही चीज़ नहीं है। उनके अनुसार नैतिकता मनुष्य के स्वतः स्फूर्त कार्यों से संबंधित है, जबकि कानून उन सभी कार्यों से संबंधित है जिनके लिए मनुष्य को बाध्य किया जा सकता है। इस प्रकार नैतिकता व्यक्ति के आंतरिक जीवन से संबंधित है। दूसरी ओर कानून उसके बाह्य आचरण को नियंत्रित करता है। कांट ने जोर देकर कहा कि एक संगठित समाज को मनुष्य को गुणी बनाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, बल्कि मजबूरी का प्रयोग केवल उनके बाह्य आचरण को नियंत्रित करने के लिए किया जाना चाहिए। उनके विचार में कानून उन शर्तों का योग है जिसके तहत मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छाओं को स्वतंत्रता के सामान्य कानून के अनुसार दूसरे व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाओं के साथ जोड़ा जा सकता है। कांट ने बताया कि कानून को आम लोगों को स्वीकार्य होने के लिए उसमें न्याय का तत्व होना चाहिए। उनके अनुसार कानून तभी प्रभावी हो सकता है जब वह लोगों की एकजुट इच्छा का प्रतिनिधित्व करता हो। उन्होंने एक अच्छी सरकार के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्ण आवश्यकता के रूप में बरकरार रखा। राज्य के कार्यों के संबंध में कांट का मानना था कि इससे कानून और व्यवस्था बनाए रखने और न्याय के प्रशासन तक ही सीमित रहना चाहिए। नागरिकों को सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन उन्हें कभी भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए। यह सार्वभौमिक विश्व स्वास्थ्य और राज्यों की समानता और स्वतंत्रता में विश्वास करते थे। हालांकि वह चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रभावी होने के लिए सदस्य राज्यों से बेहतर एक अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण होना चाहिए। ठीक है, तो फिचटे ने एक विवेकशील व्यक्ति की अंतर्निहित आत्मचेतना से कानूनी सिद्धांत का निष्कर्ष निकाला। उन्होंने तर्क दिया कि स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से एक सापेक्ष शब्द है, जो मानव आचरण को विनियमित करने वाले पारस्परिक व्यक्तिगत संबंधों पर निर्भर करता है। दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है, लेकिन ऐसा करना कानूनी कर्तव्य है जो पारस्परिकता पर निर्भर करता है। फिचटे के अनुसार राज्य को केवल उन अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए जो उसके व्यक्तिगत अस्तित्व की आवश्यक शर्तें हैं। उन्होंने जोर दिया कि कानून को न्याय सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। हेगेल
1831 ने कैंट ने इच्छा की स्वतंत्रता के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उनके विचार में कानून का उद्देश्य समाज में परस्पर विरोधी अहंकारों को समेटना है। यह प्रत्येक अहंकार की आत्म केंद्रित चेतना के विलय से प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक चेतना बनती है। दूसरे शब्दों में कानूनी अधिकार इस तथ्य का वस्तुगत एहसास है कि प्रत्येक अहंकार की स्वतंत्रता दूसरे के अहंकार की स्वतंत्रता द्वारा सीमित है, यानी लिमिटेड है। इस प्रकार हेगेल का मानना था कि कानून सहित सामाजिक जीवन की विभिन्न अभिव्यक्तियां एक विकासवादी गतिशील प्रक्रिया का परिणाम है, और उनका मानना है कि स्वतंत्रता का विचार मनुष्य के अस्तित्व के संघर्ष के दौरान उनके मन पर हावी रहा है। हेगेल के अनुसार राज्य, परिवार और नागरिक समाज और समाज का विश्लेषण है। यह परिवार के सार्वभौमिक सिद्धांत और नागरिक समाज के विशेष सिद्धांतों की एकता है। इस प्रकार यह सार्वभौमिक आत्मा के रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। उन्होंने राज्य के 3 प्रकार के कार्यों पर जोर दिया: सार्वभौमिक, विशेष और व्यक्तिगत पहलू। ठीक है। सार्वभौमिक कार्य में कानून का निर्माण शामिल है। इसके विशेष कार्य में विशेष मामलों में कानून का अनुप्रयोग शामिल है, जबकि व्यक्तिगत पहलू सम्राट में सन्निहित है। विधि दर्शन में हेगेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान विकास के विचार का विकास है। उन्होंने तर्क दिया कि कानून सहित सामाजिक जीवन के विभिन्न अभिव्यक्तियों एक विकासवादी प्रक्रिया का उत्पाद है। यह प्रक्रिया थीसिस, एंटीथीसिस और संश्लेषण के रूप में खुद को संचालित करती है। मानव आत्मा एक थीसिस निर्धारित करती है जो किसी विशेष समय का प्रमुख विचार बन जाती है। समय के साथ इस लोकप्रिय विचार यानी थीसिस के खिलाफ आपत्तियों और आलोचनाओं की एक लहर उत्पन्न होती है। इस प्रकार एक एंटीथीसिस स्थापित होती है और उन्हें समेटने के प्रयास में इस थीसिस और एंटीथीसिस के बीच होने वाले संघर्ष से एक संश्लेषण विकसित होता है। यह प्रक्रिया एक ऐतिहासिक घटना के रूप में बार बार दोहराई जाती है। कोहलर 1849-1919 हेगेल के कानूनी सिद्धांत की बहुत प्रभावित थे और उन्होंने हेगेल के सार्वभौमिक सभ्यता के विचार को स्वीकार किया, लेकिन इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे कि सभी समाजों के लिए समान रूप से उपयुक्त कानूनी संस्थाओं के सार्वभौमिक निकाय का एक शाश्वत कानून है जो एक विशेष समाज के लिए अच्छा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वह दूसरे के लिए भी अच्छा हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानव समाज हमेशा बदलता रहता है और प्रगति करता रहता है और कानून इन परिवर्तनों के अनुकूल प्रतिक्रिया करने का एक साधन है। कोहलर ने कानून को इस प्रकार परिभाषित किया कि आचरण का वह मानक जो मनुष्य को जीवन के एक उचित रूप की ओर प्रेरित करने वाले आंतरिक आवेग के परिणाम स्वरूप समग्रता से निकलता है और व्यक्ति पर थोपा जाता है। अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ लॉ में कोहलर संस्कृति या सभ्यता को जीवंत बनाने पर विचार करते हैं और यह लक्ष्य कानून के मध्य से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। डेल वेफियो ने सिमिलर में कानूनी दर्शन के समान कानून का सिद्धांत विकसित किया, लेकिन उससे बिल्कुल स्वतंत्र। वे इटली के एक महान कानूनी विचारक थे और उनके लेखन को दर्शन, कानून और इतिहास के उनके गहन ज्ञान के लिए जाना जाता था। उनका मानना था कि मानव मस्तिष्क से सकारात्मक पहलुओं की सहायता के बिना न्याय की राह खोज सकता है। इस प्रकार के प्राकृतिक कानून के अस्तित्व के बारे में आश्वस्त थे और सकारात्मक कानून को कानूनी सुधारों की प्रक्रिया में एक अंतर के रूप में मानते थे। उनके विचार में कानून का तार्किक रूप न्यायिक प्रस्तावों के योग से अधिक व्यापक था। कानून की अवधारणा में तटस्थता का तत्व निहित है और इसलिए अच्छे और बुरे कानून या न्याय संगत और अन्यायपूर्ण कानून के बीच अंतर करना उचित नहीं है। डेल वेक्यू ने कानून की प्रकृति की एक घटना और एक निश्चित उद्देश्य की ओर निर्देशित मानव स्वतंत्रता और व्यक्ति के रूप में माना। उनके लिए न्याय मनुष्य और आंतरिक अंतरात्मा द्वारा प्रतिपादित एक आदर्श अवधारणा और मानव जाति की समान स्वतंत्रता की खोज है। नैतिक कानूनी दर्शन के निहितार्थ ऐतिहासिक और नैतिक न्यायविदों द्वारा विकसित कानून दर्शन के विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद के संचयी प्रभाव के ने कानून की वास्तविक प्रकृति, विषय वस्तु और उद्देश्य तथा राज्य के साथ इसके संबंध के बारे में सोचने की एक नई लहर उत्पन्न की। विश्लेषणात्मक स्कूल ने कानून और सामाजिक पहलू को नज़रअंदाज कर दिया था और उसके नैतिक आधार की निंदा की थी। इसके बजाय इसने कानून के केवल 2 पहलुओं पर जोर दिया, अर्थात इसका बाध्यकारी बल और संप्रभु प्राधिकरण की एक सर्वशक्तिमानता। डॉक्टर जेथरो ब्राउन, जो एक ऑस्ट्रियन थे, ने ऑस्टिन की कानून की परिभाषा को एक नया विषय दिया।
उन्होंने कानून की व्याख्या सामान्य इच्छा की व्यक्ति के रूप में की, एक ऐसा आदेश जो राज्य को संगठित शक्ति द्वारा लागू किया जाएगा और किसी वास्तविक या काल्पनिक अच्छे की प्राप्ति के लिए निर्देशित होगा। इस प्रकार उन्होंने कानून की परिभाषा को एक नैतिक तत्व दिया जिसे ऑस्टिन ने बेरहमी से इनकार कर दिया था। जेथ्रो ब्राउन की धारणा थी कि कानून केवल संप्रभु का आदेश नहीं है, बल्कि यह लोगों की सामान्य इच्छा से आगे बढ़ाता है और इस प्रकार इसमें सामाजिक नैतिक उद्देश्य का एक तत्व निहित होता है। सेलमन ने भी तर्क दिया कि पारंपरिक कानून कानून का भौतिक स्रोत है और अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल सकारात्मक कानून नहीं है, बल्कि यह पारंपरिक कानून की एक प्रजाति है। इसलिए यह स्पष्ट है कि उन्होंने कानून और कानूनी उपदेशों के निर्माण में ऐतिहासिक और दार्शनिक कानूनी सोच की भूमिका को भी स्वीकार किया। सेलमन ने आगे टिप्पणी की कि नैतिक न्यायशास्त्र की एक पुस्तक कानून की अवधारणा, कानून और न्याय के संबंध, जिस तरह से कानून न्याय को बनाए रखने के अपने उद्देश्य को पूरा करता है, कानून के क्षेत्र और कानूनी की विषय वस्तु और अधिकार की अन्य शाखाओं के बीच अंतर और उन कानूनी अवधारणाओं और सिद्धांतों का नैतिक महत्व और वैधता सहित सभी कार्य या किसी भी मामले से संबंधित हो सकती है जो विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र से उचित विषय वस्तु के लिए मौलिक है। उन्होंने बताया कि नैतिक न्यायशास्त्र का दायरा कानून के संबंध में न्याय के सामान्य सिद्धांत से आगे नहीं बढ़ता है और मौजूदा कानूनी प्रणाली की आलोचना या एक आदर्श कानूनी प्रणाली का चिंतन आदि जैसे मामले न तो न्यायशास्त्र के दायरे में आते और न ही कानूनी दर्शन के, बल्कि वे कानून के विज्ञान से संबंधित हैं। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि न्यायशास्त्र का दार्शनिक स्कूल मुख्य रूप से न्याय के आदर्श को एक नैतिक घटना के रूप में विकसित करने और न्यायालयों द्वारा लागू सिद्धांतों में इसकी अभिव्यक्ति से संबंधित है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही हाजिर होंगे। अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।